नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और देखिए आज है 1 फरवरी 2024 यानी कि नया महीना है। तो नए जुनून के साथ अपना जो रूटीन है उसे फॉलो करिए। और अगर आप लोगों ने कल 4 घंटे पढ़ाई की थी, स्टडी की थी, तो आज 6 घंटे। इस तरह से आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते रहना है। और नया महीना है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कोई ना कोई सवाल या फिर आप लोग कोई कोट्स, मोटिवेशन कोट्स नीचे जरूर लिखा करिएगा। मुझे मालूम तो चले कि आप लोग देख रहे हैं कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं। और एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि लोकसभा में टोटल कितनी सीट है, और लोकसभा सदस्य का चुनाव कि अगर किसी को लड़ना है तो उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये दो सवालों के जवाब आप लोग नीचे जरूर लिखिएगा। मंदिर पक्ष को ज्ञानवापी परिषद में मिला नियमित पूजा का अधिकार। और अदालती आदेश, 30 साल बाद व्यास जी के तहखाने में होगी नियमित पूजा अर्चना। दिसंबर 1993 के बाद पुजारी व्यास जी के को प्रांगण के बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश से रोक दिया गया था। पर्याप्त आधार है कि वंशानुगत आधार पर पुजारी व्यास जी ब्रिटिश शासनकाल में ही वहां थे काबिल। अब क्या होगा, डीएम 7 दिन में करेगी नियमित पूजा की व्यवस्था। और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड तय करेगा पुजारी का नाम। एक बात और आपको बता दूं, देखिए बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद चल रहा है ना, कहा जा रहा है कि शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। और अभी एएसआई का जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें भी इस बात के कई उल्लेख मिले हैं। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है सब। ये आप देख लीजिए, हेमंत को ईडी ने किया गिरफ्तार। नए सीएम के लिए चंपई सोरेन का नाम आया सामने और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। गिरफ्तार किए जाने से पूर्व हेमंत ने राजभवन जाकर दिया इस्तीफा, राज्यपाल ने किया स्वीकार। चंपई सोरेन ने 47 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा। अब राजभवन पर निगाहें। जमीन घोटाले में आप देखिए इनका नाम आया है। मुख्यमंत्री हेमंत पर ईडी ने जिस मामले में शिकंजा कसा है वह रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में स्थित कुछ महंगे भूखंडों से संबंधित है, जिनकी डीड में हेराफेरी कर अवैध तरीके से खरीद बिक्री की गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि रांची समेत झारखंड में कई जगह भूमाफिया का एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जो सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों की मिली भगत से दस्तावेज में हेराफेरी कर ऐसे भूखंडों को भी अवैध तरीके से बेच रहा है, जिनकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। जांच आगे बढ़ी तो ईडी ने रांची के उपायुक्त रहे छवि रंजन समेत कई अधिकारियों, दलालों और व्यवसायियों को गिरफ्तार किया। रांची के बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के आवास से बड़े पैमाने पर बरामद दस्तावेज के आधार पर हेमंत के करीबी पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की भूमिका सामने आई और बाद में पूर्व सीएम के इस मामले से तार जुड़ गए। एक बार झारखंड देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। ये आपको झारखंड, रांची इसकी राजधानी है। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ की राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन है। विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका ए झारखंड। अब ईडी की बात कर लेते हैं। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब मुख्यमंत्री पद की बात कर लेते हैं। तो संविधान आप लोगों ने पढ़ा होगा, संविधान पढ़ा होगा तो अनुच्छेद 164 आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये क्या कहता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसके पास बहुमत होगा। राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। एक ऐसा व्यक्ति भी राज्य का जो विधानसभा सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उस समय सीमा 6 महीने के अंदर उसे सदस्य बनना होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से सच हुई सदियों की आकांक्षा। ये राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। मजबूत सरकार से बनी राम मंदिर व अनुच्छेद 370 हटाने जैसे बड़े फैसले की राय। मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों की दिखाई झलक। अगले 5 साल के साथ भविष्य के 25 साल का बताया रोड मैप। लोकसभा चुनाव से पूर्व मजबूत और स्थिर सरकार के फायदे बता दिया सियासी संदेश द्रौपदी मुर्मू ने। अब बजट आने वाला है ना, उसी की बात हो रही है। नीतीश बोले हमारे काम का झूठा श्रेय ले रहे लोग। बिहार में मुख्यमंत्री आप देखते हैं, नीतीश कुमार पहले आरजेडी कांग्रेस के साथ थे, अब बदल चुके हैं, बीजेपी के साथ मिल चुके हैं, वही है लेकिन मुख्यमंत्री।
एएमयू तो वह अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले एक छात्र के वकील ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो समुदाय चुनाव पर असर डाल सकता है वह अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ना, उसको लेकर आप देखते हैं कि विवाद चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जिम्मेदार पहल से सुधरेगी व्यवस्था। निजी और सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बीच की खाई चौड़ी हो रही है। हाल ही में एक जिलाधिकारी ने अपने बच्चे का नामांकन आंगनबाड़ी में कराया। सभी को इससे सीख लेनी चाहिए। और चुनावी मौसम में कांग्रेस के विक्षोभ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए आवश्यक है कि वह अपनी भीतरी गणित और रसायन पर ध्यान दे। चुनावी मौसम के संदर्भ में इसे विश्लेषित कर रही है। चलिए, ये बातें हो रही हैं। वित्त मंत्री सीतारमण आज पेश करेंगी अंतरिम बजट। ये अंतरिम बजट इसलिए क्योंकि आप देखें अभी 24 में चुनाव है ना लोकसभा का। अगर लोकसभा का चुनाव ना होता तो पूर्ण बजट होता। और देखिए, आर्थिक जो सर्वेक्षण रहता है वो पिछले साल का लेखा जोखा रहता है और बजट आने वाले साल के लिए रहता है। पीएम ने दिए संकेत, देश के विकास का दिशा निर्देशक होगा यह बजट। हुड़दंग करने वाले सांसदों को दी आत्मनिरीक्षण की सलाह। और बजट की अगर हम बात करें ना, संविधान में बजट शब्द का तो उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन बड़ा महत्व रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई। बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना और अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसका ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, आ जाने दीजिए, एक सामान्य जानकारी हम लोग जरूर ले लेंगे इस पर। हिमपात से पर्वतीय राज्यों को दी राहत। ये आप देखिए, उत्तराखंड में पहाड़ों ने ओढ़ी सफ़ेद चादर। लंबे समय बाद वर्षा। हिमाचल के मनाली और डलहौजी में इन सर्दियों की पहली हिमपात है। जम्मू कश्मीर में हिमपात से चमक उठे पर्यटन स्थल। त्रिकुटा पर्वत भी गिरी बर्फ, लोग जाते हैं घूमने। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। या ईडी पर भी आप देखते हैं कि समन चल रहा है अरविंद केजरीवाल पर भी, शराब नीति के मामले में। चिकित्सा उपकरणों के संबंध में भ्रामक जानकारी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। अस्पतालों में बुनियादी ढांचे से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है दिल्ली हाईकोर्ट। कहा, सभी तथ्य पेश करें तो आरोप प्रत्यारोपण में पड़ने के बजाय अदालत करना चाहती है मदद। ये राज्यसभा में स्वाति समेत 3 नए सदस्यों ने दिल्ली में राज्यसभा के चुनाव हुए थे ना, तो उसी की सदस्यता ली है। बिना पीयूसी यानी कि बगैर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों का पेट्रोल पंप पर कटेगा चालान। 2 पहिया वाहन का 60 रुपये है और पेट्रोल व सीएनजी कार का 80 और डीजल वाहन का 100 रुपये। ध्यान रखिएगा। इंफ्रा विकास में भारत का लोहा दुनिया ने माना है, मुर्मू कह रही हैं। भारत जैसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है। धांधली रुकी और जीवन सुगम हुआ है। और इस तरह बड़ा इंफ्रा का 2 लाख ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हैं। 4 लाख से अधिक काम सर्विस सेंटर खुले हैं और 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई। 1 नेशन 1 पावर ग्रिड से बिजली की व्यवस्था की गई। 5 शहरों पर सीमित मेट्रो अब 20 शहरों में है। चलिए, अच्छी बात है। नई परंपरा के तहत सेंगोल के साथ राष्ट्रपति का स्वागत। राज्य व्यवस्था के नए सांस्कृतिक प्रतीक को पहली बार स्वागत और विदाई के लिए किया गया इस्तेमाल। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति के सामने किया गया स्थापित। सबसे वरिष्ठ मार्शल के रूप में शुरू हुई परंपराएं। नई परंपराएं हैं। अर्थव्यवस्था को विश्व की 30-5 में से एक बनाया। कहा कि महंगाई पर पाया काबू, जनता पर नहीं बढ़ने दिया बोझ। आर्थिक मोर्चे पर पेश किया सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुके हैं। आप लोगों से एक कह रहा हूं मैं ये बात कि प्रधानमंत्री साहब का भाषण होता है, वित्त मंत्री साहब का भाषण होता है या राष्ट्रपति साहिबा का भाषण होता है, तो सुना करिए इन्हें। ठीक है, आप लोग जरूर। मोदी सरकार में पहली बार ये आप देखते हैं कि भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। भारत ने एशियाई खेलों में अपनी पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पैरा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु मिला। भारत को अपनी पहली नमो भारत ट्रेन तथा पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई। पहली बार आप देखिए, देश में कृषि निर्यात नीति बनाई। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया। ऐसे हजारों आदिवासी गांव हैं जहां बीते 10 वर्षों में पहली बार बिजली और सड़क पहुंची। लाखों आदिवासी परिवारों को अब जाकर पाइप से शुद्ध पानी मिलना शुरू हुआ। पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की सुध ली गई और उनके लिए लगभग आप देखिए 24,000 करोड़ रुपए की PM जन मन योजना बनाई गई। आदिवासी परिवारों
महिलाओं की अनेक पीढ़ियां सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित रही। पहली बार इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी गई है। और 10 वर्षों में 25 करोड़ को गरीबी से निकाला। मुर्मू ने कहा कि बचपन से सुन रहे हैं कि गरीबी हटाओ का नारा पहली बार साकार होते देख रहा हूं। परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार लाएगी नया कानून। होते रहते हैं ना। भाजपा के विपक्ष में रहते सबसे ज्यादा बाधित हुई है संसद। ये खड़गे कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ना। अब आप देखिए, ये राजनीति से जुड़ी खबरें हैं और आप लोगों को बता देता हूं राजनीति से जुड़ी खबरों पर कि देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में के बारे में जान लेना है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और विधानसभा के बाद राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव देखभाल यही करता है। अब नेताओं का देखिए भरोसा नहीं रहता है, इसलिए मैं कहता हूं कि कॉमेडी की तरह लिया करिए, टाइम पास की तरह नेताओं को। देखिए, कल तक जो तारीफ कर रहे थे वो आज बुराई कर रहे हैं, जो बुराई कर रहे थे वो तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार कल तक जिसकी बुराई कर रहे थे उसकी तारीफ कर रहे हो, जिसकी तारीफ कर रहे थे उसकी बुराई कर रहे हैं। तो ये सब चलता रहता है मुझे लगता है। इस चुनाव से पहले ही कई लक्ष्यों को साधेगा भाजपा। गांव चलो अभियान। अब देखिए 24 में चुनाव है ना लोकसभा के। ये आप देखिए, अभी एएसआई ने जो सर्वे किया है ज्ञान वापी परिसर में, उसी के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पलानी मंदिर मामले में बड़ी बात कही है। ये झारखंड बनने के बाद सिर्फ रघुवर दास ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर पाए, बाकी तो गिरते रही सरकारें, बदलते रहे। और याद रखिए, जो चंपई सोरेन अब जो आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना, इन्हें कुल्हान टाइगर के नाम से भी जानते हैं, झारखंड टाइगर के नाम से भी जानते हैं। और 2009 में पहली बार बने थे मंत्री। 2009 से 2014 तक, 2014 से 2019 तक बनाए गए थे। ये भी याद रखिएगा। ये देश को 5 और वेटलैंड को मिला रामसर साइट का। ये अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के एक दिन पहले भारत के 5 और वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल करने की मंजूरी मिली है। इनमें 2 वेटलैंड आप देखें तमिलनाडु के और 3 कर्नाटक के। इसके साथ ही देश में 80 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। रामसर कन्वेंशन के महासचिव डॉक्टर मुंसोड़ा मुंबा ने बुधवार को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को इसके प्रमाण पत्र सौंपे। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक 2014 से पहले देश के लिए सिर्फ 26 वेटलैंड इसमें शामिल थे। अब 80 वेटलैंड शामिल हैं। पिछले 3 सालों में आप देखिए 38 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। और रामसर साइट में शामिल किए गए 5 नए वेटलैंड में अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघन सीनी एस्चुरी और मगदी केरी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में स्थित है, जबकि कराईविट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लांगबुड़ सोला रिजर्व वन तमिलनाडु में है। और ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड संरक्षण को लेकर 2 फरवरी 1971 में हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत यह दर्जा दिया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखिए, एएमयू को चल रहा है अनुच्छेद 3 में अल्पसंख्यकों का मतलब संख्या से नहीं है, चुनाव क्षमता से है। और एक किसी अल्पसंख्यक संस्थान के राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने में मौलिक रूप से कुछ भी असंगत नहीं है, यह भी हमें समझना होगा। हम व्यापक संदर्भ में न जाएं और संसद की शक्तियों को कमजोर ना करें, अदालत ने कहा है। इस पर विवाद चल रहा है, एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा।
AIIMC को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। संस्थान को डिग्री प्रदान करने का मिला अधिकार। IIMC में दिया जाता है पत्रकारिता में प्रशिक्षण। भारतीय संचार संस्थान की बात हो रही। इस सुप्रीम कोर्ट ने 32 सप्ताह से अधिक का गर्भ गिराने की अनुमति देने से किया इनकार। याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। कहा मेडिकल बोर्ड ने माना कि भ्रूण पूरी तरह से सामान्य है। अब आप देखेंगे 1971 में एक कानून आया था, फिर 2021 में एक कानून आया था, उसके हिसाब से आप देखते हैं कि ये बातें कही जाती हैं। और अगर आप देखिए किसी भी विशेष स्थिति में, मान लीजिए अगर महिला की जान को खतरा है या बच्चे में कोई कमी है, तब उसका आप देखते हैं कि गर्भ को गिराने की अनुमति दे सकते हैं। विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने के लिए अनूठी सामाजिक सांस्कृतिक पहल। NIT कुरुक्षेत्र में बने विद्यार्थियों के 12 क्लब। योग देश की विरासत से भी हो रहा है परिचय। और श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित कोर्स शुरू। परिणाम में जुड़े अंक। एक बात और बता दूं, जिस तरह से आप देखते हैं कि तनाव बना हुआ है, मैं कहता हूं जिससे मिली है उसमें तनाव, नेगेटिविटी भरी पड़ी हुई है, तो अच्छी पहलें होती हैं इस तरह की। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। देख लीजिए, एक सामान्य जानकारी यहाँ मिलती है आपको। गणतांत्रिक मूल्यों से भटकता भारत, तो ये कपिल सिब्बल के द्वारा लिखा गया है। अच्छे वकील भी है और आप देखते राज्यसभा के सदस्य भी है। पिछले कुछ समय का घटनाक्रम यह दर्शाता है कि एक राज्य व्यवस्था के रूप में हम गणतंत्र के अपने मूलभूत संवैधानिक सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं। हमारे संविधान में 2 प्रकार के विचारों का समावेश है। एक है समानता का विचार, जो हमारे लोकतंत्र के अंतर्निहित पंथ निरपेक्ष स्वरूप में प्रतिबिंबित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने भारत की विविधता को देखते हुए ऐसी व्यवस्था का चयन किया जहां सभी पंथों को बराबर सम्मान मिले, और जहां पाकिस्तान ने इस्लाम को राज्य के पंथ के रूप में चुना तो भारत ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना। दूसरा विचार उस मौलिक अधिकार से जुड़ा है जो प्रत्येक नागरिक को उपासना पद्धति एवं पंथ के प्रचार प्रसार एवं उसके अभ्यास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अधिकार व्यक्तियों के साथ ही धार्मिक संप्रदायों को समान रूप से उपलब्ध है। यदि लोक व्यवस्था को कोई खतरा ना पहुंचे तो यह अधिकार निर्बाध रूप से प्राप्त होता है। यानी अगर लोग किसी अन्य की शांति में खलल डाले बिना अपनी धार्मिक एवं पांथिक परंपराओं को लेकर आग्रही रहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। हालांकि राज्य किसी धार्मिक पद्धति से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या फिर अन्य सेकुलर गतिविधि को प्रतिबंधित या उसके विनियमन के लिए कानून बना सकता है। राज्य सामाजिक कल्याण की पहल करने के साथ ही उन्हें हिंदू संस्थाओं पर अधिरोपित कर सकता है। वे सभी जाति एवं वर्गों के लिए उनकी पहुंच सुनिश्चित करें। चूंकि कुछ जाति एवं वर्गों को हिंदू धार्मिक स्थलों पर प्रवेश की अनुमति को लेकर पारंपरिक बाधाएं रही हैं, तो इस कदम के पीछे अंतर्निहित भाव उन अवरोधों को दूर करने से जुड़ा है। देश में यही संवैधानिक व्यवस्था है जहां नागरिकों एवं धार्मिक समुदायों को अंतःकरण उपासना पद्धति के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, किंतु राज्य को ऐसी कोई अप्रत्यक्ष स्वतंत्रता नहीं है। यह हमारी राज्य व्यवस्था के पंथनिरपेक्ष चरित्र और अंतर्निहित संवैधानिक मूल मंत्र के अनुरूप ही है, जो हमारे गणतंत्र की आधारशिला है। पंथ के प्रचार प्रसार या किसी अन्य पहलू में राज्य की कोई भूमिका अपेक्षित नहीं है। जिस क्षण राज्य में इसमें सक्रियता दिखाई तो यह संवैधानिक मूल्य से विचलन होगा। हालिया घटनाक्रम इसी ओर संकेत करता है कि राज्य धार्मिक भावनाओं के साथ गहराई से जुड़ गया है और जो बहुसंख्यक समुदायों की भावनाओं को भुनाते हुए एक बहुसंख्यकवादी संस्कृति को विकसित करने में लगा है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यह प्रत्यक्ष दिखा। इस दौरान प्रत्येक सरकारी ढांचे को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने के निर्देश मिले और इसमें हमारी संवैधानिक संस्कृति को क्षति पहुंचाई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहभागिता स्वयं राजनीति और पंथ के बीच अंतर को मिटा देती है। इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का ही कार्यक्रम में यजमान बनने से हमारी राजनीति का चरित्र बदल गया है। यह एक प्रकार से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ही प्रयास है, जहां राजनीति और पंथ के सिक्के 2 पहलू हैं। एक दिन एक हिंदू के रूप में हम भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाते हैं, लेकिन हम इसकी कतई सराहना नहीं करते हैं कि राज्य और उसके प्रतिनिधि उससे जुड़े समारोह का नेतृत्व करें। सत्तारूढ़ भाजपा ने न केवल सरकारी संस्थानों और राज्य से जुड़े अन्य निकायों को इस आयोजन का उत्सव मनाने के लिए निर्देशित किया, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी इस आयोजन के माध्यम से देशभक्ति प्रदर्शन के लिए लामबंद एवं प्रोत्साहित भी किया। बाजार में भी इस लहर से अछूते नहीं रहे और भगवा रंग में रंग गए। किसी भी बाजार समिति ने आयोजन के विरोध का साहस नहीं किया, क्योंकि उन्हें इसका
खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। टीवी चैनलों पर कोई और समाचार ही नहीं दिखाया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के प्रत्येक कदम को टेलीविजन पर इस प्रकार दिखाया जा रहा था मानो वह भगवान राम को पुनः वापस ले आए हो और यह राष्ट्र को उनकी अनुपम भेंट है। भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से अधिक महिमा मंडन इसका हुआ कि मोदी जी ने इसके उसके लिए कितना संघर्ष किया, जबकि सच्चाई यही है कि उन्होंने इसके लिए लड़ाई कभी नहीं लड़ी ही नहीं। याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई ली। अदालत ने रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और नहीं बल्कि टाइटल सूट पर फैसला सुनाया। जिस स्थान को लेकर विवाद है वह रामलला विराजमान का है और मुझे हैरानी इस बात की है कि इसमें प्रधानमंत्री का क्या योगदान है। असल में याचिकाकर्ताओं के सफल प्रयासों को दुर्भाग्यवश मोदी जी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए हड़प लिया। एक धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री की सहभागिता से हमारे गणतंत्र के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इससे एक समावेशी भारत बनाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का स्वप्न ध्वस्त हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री के शामिल होने की गांधी जी की कभी सराहना नहीं करते और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक किस्सा बहुत विख्यात है। उन्हें सिंगापुर के चिट्टियार मंदिर में संबोधन के लिए कहा गया। इसके एवज में मंदिर चंदा देने को तैयार था। पहले तो नेताजी ने इंकार कर दिया कि आजाद हिंद फौज का सैनिक होने के नाते वह इसमें नहीं जा सकते। आखिर में उन्होंने चंदा स्वीकार किया और इस शर्त का भाषण दिया कि उनके साथ गैर हिंदू भी आएंगे, जबकि मंदिर परंपरा के अनुसार गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। मंदिर प्रबंधन सहमत हो गया और नेताजी के साथ आए उनके सहयोगी हबीब उर रहमान एमजेड कियानी और एक ईसाई अय्यर का भी भव्य स्वागत किया गया। जो मंदिर गैर हिंदुओं के लिए बंद था उसने उस परंपरा का परित्याग कर उदारतापूर्वक अपने द्वार खोल दिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी उपासना पद्धति को राजनीति का नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति का साधन मानते थे। और गत 22 जनवरी को भारतीय राज्य गांधी बोस अम्बेडकर के विचारों से भटक गया। यह हमारे गणतंत्र के लिए दुखद दिन रहा है। लेखक राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता है। इन्हें आप लोग देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तीसरी बड़ी आर्थिकी का आसान लक्ष्य। तो अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय की ओर से भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी विस्तृत रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू में कहा गया कि अगले 3 साल में ही भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन लाख करोड़ यानी कि 5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। फिर भारतीय आर्थिकी आकार के लिहाज से अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोविड महामारी और उसके ठीक बाद भू राजनीतिक उथल पुथल से जहां दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को 2% की विकास दर हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया को चकित करते हुए आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में भी 7% की विकास दर हासिल कर सकती है। और रिपोर्ट की माने तो पिछले एक दशक में सरकार के साहसिक आर्थिक नीतियों ने देश की आर्थिक बुनियाद को मजबूत बनाया है और लिहाजा कृषि से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सेवा की बदौलत सेवा क्षेत्र में मजबूती आई है। पिछले दिनों चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी भारत की बढ़ती हुई इस आर्थिकी की आर्थिक और राजनीतिक ताकत का तारीफ करते हुए कहा कि भारत तेज आर्थिक विकास के साथ साथ एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और वैश्विक विकास के इंजन के तौर पर स्थापित हुआ है। भारत की ओर से वैश्विक कंपनियों के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसियां भी सहमत हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर तेजी से बढ़ रहा है। इस समय आप देखिए भारत के पास टिकाऊ विकास के अभूतपूर्व अवसर है। वैश्विक राजनीति और आर्थिक मंचों पर भी भारत को वैश्विक अहमियत मिल रही है। अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियों के साथ साथ भारत की मित्रता है। तेजी से बढ़ती बाजार के कारण दुनिया के अधिकांश देशों में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की ललक दिख रही है। प्रवासी भारतीयों द्वारा वर्ष 2023 में 125 अरब डॉलर से अधिक धन भारत भेजा गया। दुनिया में चीन के प्रति बढ़ती नकारात्मकता के मद्देनजर भारत नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके साथ साथ दुनिया में मजबूत लोकतंत्र और स्थिर सरकार के रूप में भारत की पहचान बनना, भारत के शेयर बाजार का दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ना, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, देश में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, बड़े पैमाने पर आप देखिए पूंजीगत खर्च और गैर जरूरी आयात में कटौती और अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उभरने की क्षमता टिकाऊ विकास की बुनियाद बन सकती है। भारत द्वारा G20 की सफल अध्यक्षता से भी नए आर्थिक लाभ की संभावना बनी है, जिससे भारत से निर्यात, भारत में विदेशी निवेश, भारत में विदेशी पर्यटन, भारत के डिजिटल विकास का नया क्षेत्र सामने दिखाई देगा। G20 से दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के मद्देनजर भारत की अहमियत बढ़ेगी। प्राकृतिक संपदा संपन्न अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराकर भारत ने अफ्रीकी देशों से नए आर्थिक लाभ की उम्मीदों को बढ़ाया है और इससे अब भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI भी तेजी से बढ़ेगा। और याद रहे, वैश्विक स्तर पर भी गिरावट के रुझान के बीच भारत दुनिया के सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले 20 देशों की सूची में 8वें पायदान पर रहा है। इस वर्ष भारतीय शेयर बाजार भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
और गत दिनों आप देखिए सेंसेक्स 73,000 तक की ऊंचाई पर पहुंच गया था। अनुमान है कि यह आम चुनाव से के पहले 80,000 की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। चुनाव के बाद 2024 के अंत तक आप देखिए 1 लाख के स्तर पर पहुंच सकता है। इस साल मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, होटल, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, फार्मा केमिकल, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल सेक्टर, ई कॉमर्स, बैंकिंग मार्केट, डाटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, आईटी, टूरिज्म, रिटेल, ट्रेड, हॉस्पिटलिटी आदि सेक्टर भी बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। आज भारत विश्व का नया मैन्युफैक्चर हब बनने की ओर अग्रसर है। यद्यपि आप देखिए दुनिया भर में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली आकर्षक अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में रेखांकित हो रहा है, लेकिन फिर भी इसे कई आर्थिक चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा। देश के सामने डॉलर की तुलना में रुपए के गिरते मूल्य की चुनौती है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उस चुनावी चेतावनी पर भी ध्यान देना होगा, जिसमें कहा गया है कि भारत में केंद्र और राज्यों की का सरकारी कर जीडीपी के 100% के पार पहुंच सकता है। भारत के रणनीतिकारों को प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर रक्षात्मक रणनीति बनाने के लिए भी तैयार रहना होगा देखेंगे। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ाने होंगे। हमें 2030 तक 7 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सालाना 7% विकास दर की जरूरत होगी। दुनिया में जो देश गहन संकट से बाहर निकल विकसित और शक्तिशाली बने हैं, उनकी सफलता में अन्य चीज़ों के साथ उनके राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी अहम रहा है। ऐसे में भारत को अभी विकसित देश बनने के लिए अपने मूल्यों, संस्कृतियों और अपने नायकों की वीरता की सराहना के साथ विविधता के बीच एकजुटता बढ़ानी होगी और प्रवासी भारतीयों में भी जुड़ाव की भावना पैदा करनी होगी। और इससे आप देखिए देश के विकास के ऊंचे लक्ष्य और आम आदमी की खुशहाली के साथ टिकाऊ विकास तथा वैश्विक विकास का केंद्र बनने के अवसर का लाभ उठाते हुए दिखाई दे सकेगा। लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च इंदौर के निदेशक हैं। इनका नाम है डॉक्टर जयंती लाल भंडारी। देखिए देख भी रहे हैं। मदद की भावना, कठिन समय में मददगार व्यक्ति भगवान की तरह लगता है। आभार प्रकट करते हुए बार बार यही वाक्य निकलता है कि आपने मदद नहीं की होती तो शायद मैं इस कठिनाई को झेल ना पाता। वक्त बीतता है, कुछ समय बाद मदद करने वाले का नाम तक स्मृतियों में से नहीं रह जाता है। तब मदद का स्वरूप कहाँ तक याद रहेगा। इतनी कमजोर होती है इंसान की स्मृति। यदि मदद का मामला तत्काल का हो और मदद करने वाला सामने पड़ जाए, तब ऐसा भी लगने लगता है कि कहीं पूर्व में की गई मदद के बदले वह शख्स मदद मांगने तो नहीं आ रहा है। यह तो दूर दराज के किसी व्यक्ति के प्रति किए जाने वाले व्यवहार का मामला है। बहुत सारी ऐसी भी स्थितियां होती हैं जब परिवार में इस तरह की बातें की जाती हैं कि मदद के विपरीत किसी द्वारा किए गए छल और धोखे की बात हमेशा ताजा रहती और भूलती भी नहीं। और यहाँ तक कि तारीख और महीना और साल भी बरस बाद भी स्मृतियों में बने रहते हैं। कभी कभी तो बुरी बातें स्मृतियों में ऐसी हलचल उत्पन्न करने लगती हैं कि मानसिक संतुलन बनाए रखना मुश्किल होने लगता है। यह संतुलन अप्रिय कदम उठाने को बाध्य कर देता है। यह सोचने की बात है कि हम क्यों किसी की मदद को पल में भूल जाते हैं और किसी के धोखे को या अप्रिय बातों को भूल नहीं पाते हैं। कोई हमारी मदद करे तो कोशिश यही होनी चाहिए खुद भी मदद के रास्ते पर चलें। ऐसा ना हो कि दूसरों की मदद करने के हमारे रास्ते सक्रिय हो जाए। परिवार से लेकर समाज तक में कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है जब हमें मदद की जरूरत पड़ती है। याद रखें कि मदद विकट परिस्थितियों की दवा होती है, अतः मदद की हमारी भावना मजबूत रहनी चाहिए। मदद करने वाले के लिए कोई ना कोई मददगार उसके मुश्किल वक्त पर खड़ा ही हो जाता है। ये पूजा के अधिकार की वापसी बनारस में जो मिला है। बनारस की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति देने का निर्णय केवल न्याय ही पैदा नहीं किया, बल्कि उस गलती को सुधारने का काम भी किया जो 1993 में मुलायम सिंह सरकार ने की थी। मुलायम सिंह सरकार ने इस तहखाने में पूजा पाठ पर प्रतिबंध पूजा स्थल अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद जो लगा दिया था। यह प्रतिबंध मनमाना और अवैध ही नहीं बल्कि एक तरह से 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का शर्मनाक उल्लंघन भी था। यह अधिनियम यह कहता है कि किसी धार्मिक स्थल का चरित्र बदला नहीं जाएगा, लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर प्रतिबंध लगाकर ठीक ही यही काम किया। विडंबना है कि हिंदू श्रद्धालुओं के पूजा के अधिकार का दमन करने वाले इस प्रतिबंध के हटने में 31 वर्ष लग गए। बनारस की जिला अदालत ने 7 दिन के अंदर पूजा की व्यवस्था करने के आदेश दिए और हैरानी नहीं है कि इसके पहले ही उसके फैसले को उच्चतम न्यायालयों में चुनौती दी जाए। जो भी हो, किसी को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि मंदिर के पक्ष केवल इससे संतुष्ट होने वाला है। उसे ज्ञानवापी परिषद के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है जो करीब 3 दशक पहले उससे छीन लिया गया था। किसी को ऐसी अपेक्षा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की ओर से ज्ञानवापी परिसर में किए गए सर्वे से यह प्रमाणित हुआ कि यह मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की गई है। वैसे तो यह पहले ही से ही स्पष्ट है कि तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर खड़ी की गई इमारत है, लेकिन ASI के सर्वे ने इसके आकार प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिए हैं और इन्हें
किसी के लिए नकारना संभव नहीं है, लेकिन यह देखना दुखद है कि मस्जिद पक्ष और कई मजहबी एवं सियासी मुस्लिम नेता एएसआई के सर्वे रिपोर्ट को खारिज करने में जुटे हैं। यह दीवार पर लिखी इबादत को देखने पढ़ने से जानबूझकर इनकार करने के अलावा और कुछ नहीं है। मस्जिद पक्ष वैसी हट धर्मिता दिखा रहा है जैसी उनने अयोध्या मामले में दिखाई, जब यह एक सम्मान और अकाट साक्ष्यों से प्रमाणित तथ्य है। मुगल शासकों समेत अन्य मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को ध्वस्त कर वहां मस्जिदें खड़ी की। तब न्याय और नैतिकता का तकाजा यही कहता है कि कम से कम उन पर से दावा छोड़ दिया जाए और जो हिंदुओं के लिए बहुत अधिक मायने रखते हैं। मस्जिद पक्ष एक और तो यह कहता है कि आज के मुसलमानों का औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके साथ ही वह अपने कुछ दुष्कृत्यों का बचाव भी करता है। एक त्रासदी यह भी कि मुसलमान नेता इस हकीकत से भी मुंह मोड़ रहे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के मामलों पर? आप अपनी राय दीजिए, आपकी राय मायने रखती है। तस्करों पर नकेल पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों की सक्रियता को देखते हुए पुलिस की ओर से सीमावर्ती जिलों में लगातार अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। बठिंडा अमृतसर में जिस तरह से तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, हीरोइन सहित ड्रग मनी बरामद किए गए, इसके लिए उससे इनके नेटवर्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्कर गैंगस्टर चुनौती बनते जा रहे हैं। इनका आतंकियों के साथ गठजोड़ होना ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कई तस्करों के कनाडा, पाकिस्तान, अमेरिका में छिपे गैंगस्टरों और आतंकियों से संबंध है। उनके इशारे पर पंजाब में गतिविधियों को संचालित किया जाता है। हीरोइन ही नहीं, हथियारों की तस्करी भी सुरक्षा बलों की समस्या ये आप देखिए समस्या बनती जा रही। पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एसआईटी की जांच में भी गैंगस्टर, तस्करों, आतंकियों के गठजोड़ की बात सामने आ चुकी है। चिंताजनक यह भी है कि जेल में बंद होने के बावजूद गैंगस्टर एवं तस्कर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, वहीं से फोन पर रंगदारी मांगते हैं और लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। इस गठजोड़ को खत्म करने के लिए जो भी जरूरी हो वह तत्काल किया जाना चाहिए। जेलों में मोबाइल फोन का प्रयोग हर हाल में पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए अत्याधुनिक जैमर लगाने के कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट सरकार को हिदायत भी दे चुकी है और पुलिस को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना सूचना तंत्र मजबूत करना होगा, जिससे संदिग्ध लोगों की समय रहते जानकारी मिल सके। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का सपना। ये आप देखिए, भारत में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, सामाजिक आर्थिक गति स्थितियों के लोग रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों को आर्थिक तंगी के कारण भिक्षावृत्ति पर निर्भर करना पड़ता है और रहना पड़ता है। सरकार ने इन लोगों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना बनाई। इसके तहत भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जाएगी और इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता से लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। रोजगार के अवसर प्रदान करके लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लोगों को बुढ़ापे, बीमारी और अन्य आपात स्थितियों में आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 30 शहरों की सूची तैयार की है और इनको आप देखिए 3 आधारों पर चुना गया है। एक, जिन शहरों में धार्मिक महत्व के स्थान है जैसे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे। दूसरे, जिन शहरों में ऐतिहासिक महत्व के स्थान है जैसे कि किले, महल, संग्रहालय। तीसरे, जिन शहरों में पर्यटकों की संख्या अधिक होती है। दरअसल इन शहरों में भिक्षावृत्ति की समस्या अधिक होती है। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार को कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा, जैसा कि भिक्षावृत्ति के मूल कारणों को समझना और उन पर प्रभावी तरीके से काम करना, भिक्षावृत्ति के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने और लोगों को भिक्षा देना बंद करने के लिए प्रेरित करना। गरीबी भिक्षावृत्ति का सबसे प्रमुख कारण है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनके पास रोजगार के अवसर नहीं होते हैं। ऐसे लोग भिक्षावृत्ति को एकमात्र आय का स्रोत बना लेते हैं। जो लोग आप देखिए शिक्षित नहीं होते हैं, उनके पास रोजगार के अवसर कम होते हैं। ऐसे लोगों को भी भिक्षावृत्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, भी समाज में अपना स्थान नहीं बना पाते हैं और भिक्षावृत्ति पर निर्भर हो जाते हैं। जो बच्चे शोषण का शिकार होते हैं वे भी आगे चलकर भिक्षावृत्ति पर निर्भर हो जाते हैं। इसके अलावा एक संगठित गिरोह भी है जो गरीबों से जबरन भिक्षावृत्ति कराता है। भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4,63,670 है, जिनमें पुरुषों की संख्या 2,21,673 है। महिलाओं की संख्या 1 लाख आप देखते हैं 1,91,997 है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। बाल भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों की तस्करी के मामले भी बहुत चिंताजनक है। भिक्षावृत्ति एक जटिल समस्या है जिसे हल करने के लिए सरकार को एक समग्र योजना बनानी होगी। यहाँ आप देखिए टिप्पणी रहती हैं, ये भी देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ और टेलीग्राम पर आप लोग एजुकेशन सर्कल के नाम से सर्च करेंगे ना तो मिल जाएगा, या अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। सरकारी स्कूलों की दशा। ये आप देखिए, जिम्मेदार पहल से सुधरेगी व्यवस्था। निजी और सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बीच की खाई चौड़ी हो रही है। यह सच यह भी है कि अधिकांश अधिकारी व जनप्रतिनिधि अपने बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में नहीं करवाना चाहती। यदि ऐसा किया जाना अनिवार्य हो तो सरकारी स्कूलों की दशा में सुधार हो सकता है। हाल ही में एक जिलाधिकारी ने जो अपना करवाया ना बच्चे का, अच्छी पहल है।
शिक्षा का अधिकार और समान अवसर की बात भी होती रहती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इस क्षेत्र के सैनिक के लिए अपनी 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। थोड़ा मुझे लगता है कि शिक्षकों पर भी ध्यान देना चाहिए, आधारभूत संरचना पर भी ध्यान देना चाहिए, नीति निर्माताओं का नजरिया भी बदलना चाहिए अब। क्योंकि आप देखते हैं कि कहते हैं ना कि सभी समस्याओं की जड़ अगर किसी समस्या की, तो वो मुझे लगता है शिक्षा है। अगर शिक्षा मिलती है तो बहुत सारे समाधान अपने आप होते जाएंगे। अलादीन का चिराग और चुनाव का बेला खरी खरी तंज कसा जा रहा है। दिग्गी ने खड़ी की हाथ, नाथ ने साधी चुप्पी। ये आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में इन्हें एक साइड रख दिया गया कांग्रेस की तरफ से। चुनावी मौसम में कांग्रेस के बच्चों सब चल रहा है राजनीति। ये भारत को $5 ट्रिलियन की आर्थिकी बनाने में सक्षम होगा अंतरिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश के विकास को दिशा देने वाला बजट। गरीब, महिला, किसान, युवा व मध्यम वर्ग समेत सभी के लिए घोषणाएं संभव है। 50,000 रुपये की अतिरिक्त मानक कटौती की घोषणा संभव है नई कर प्रणाली में। $3.7 ट्रिलियन है अभी भारतीय अर्थव्यवस्था का कुल आकार। चलिए देखते हैं क्या होता है। आर्थिकी मजबूत के लिए इंफ्रा खर्च का ध्यान रखे केंद्र। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार कह रहे हैं। नीति आयोग आपका योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था। पेटीएम पेमेंट बैंक के खातों में 1 मार्च से जमा करने पर रोक। पीपीबीएल से जुड़े वॉलेट और फास्टैग टॉप अप पे भी रोक। आरबीआई के फैसले का पेटीएम की यूपीआई सेवाओं पर नहीं होगा असर। ये आप देखिए 29 फरवरी के बाद यानी कि 1 मार्च से अपने खातों में ग्राहकों से जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा। इसके अलावा आप देखिए पीपीबीएल से जुड़े प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट और फास्टैग टॉप अप पर भी रोक लगाई गई है। आरबीआई के पेटीएम पेमेंट बैंक के सिस्टम की व्यापक ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों के अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद यह कार्रवाई हुई है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है और आप देखते हैं कि बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी ना। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 5% तक सस्ते हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन। सरकार ने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उपकरणों का आयात शुल्क घटाकर 10% किया। सरकार के इस कदम से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा प्रोत्साहन और चीन और वियतनाम जैसे देशों से मुकाबले के लिए किया गया फैसला। राजस्व के लिहाज से शीर्ष कंपनी रही है। आप देखें 2023 के कैलेंडर में एप्पल। और 10,000 रुपये के कम मूल्य वाले फ़ोन की बढ़ सकती है बिक्री। $13.9 अरब के फ़ोन का निर्यात हुआ है भारत में से पिछले वर्ष। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है आप खरीद रहे हैं। भारत में बिकने वाले 98% फ़ोन मेक इन इंडिया है। ज़्यादा शुल्क से बढ़ रही है मैन्युफैक्चरिंग लागत। 3 से 5 फरवरी तक बंद रहेगा ई फाइलिंग पोर्टल आयकर विभाग का। भारत में लैपटॉप संयंत्र लगाएगी वेस्टर्न कॉर्प। खुले बाजार में सरकार ने की 71 लाख टन गेहूं की बिक्री। चालू सीजन में चीनी उत्पादन में 10% की कमी का अनुपालन। 2023 के दौरान भारत में सोने की मांग 3% घटी। AWGC ने कहा कि बढ़ती कीमतों का देखा मांग पर असर। वैश्विक स्तर पर मांग 5% घटकर आप देखिए 4,448.4 टन रही। और हमारे यहाँ तो आप देखते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये रिपोर्ट जारी की है। हमारे यहाँ महिलाओं को बड़ा प्रिय होता है सोना। बजट से पहले 612 अंक बढ़ा सेंसेक्स। जनवरी में दूसरी बार सबसे अधिक रहा जीएसटी संग्रह। 1.72 लाख करोड़ से अधिक रहा जीएसटी संग्रह जनवरी 2024 के दौरान। 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा था सबसे अधिक कर संग्रह अप्रैल 2023 में। 1.50 लाख करोड़ से अधिक रहा चालू वित्त वर्ष में अब तक हर महीने। और डिजिटल पेमेंट में 10.94% की वृद्धि हुई है। और बजट लक्ष्य के आप देखिए 55% पर पहुंचा वित्तीय घाटा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल दिसंबर के दौरान सरकार को कुल आप देखेंगे कि 20,71,939 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, जो बजट अनुमान का 76.3% है। इसमें आप देखिए 17,29,931 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ। अप्रैल दिसंबर के दौरान सरकार का कुल व्यय ये आप देखिए 30,54,217 करोड़ रुपए रहा, जो बजट अनुमान का 67.8% है। पहले 9 महीनों में राजकोषीय घाटा 9.82 लाख करोड़ था, जो बजट अनुमान का 55%। सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए वित्तीय घाटा 17.86 लाख करोड़ रुपए का अनुमान जताया है। आप लोग इकोनॉमी की किताबें जरूर पढ़ लीजिए शब्दों के लिए, अगर शब्द आपको नहीं आते हैं। फास्टैग के लिए केवाईसी की समय सीमा बढ़ा सकती है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। 27 करोड़ से केवल 7 लाख मल्टीपल फास्टैग बंद किए गए। एक कैन बेतवा लिंक परियोजना की निविदा शर्तों को लेकर कंपनियों की आपत्ति, रुका काम। और कंपनियों की मांग, निर्माण सामग्री की रॉयल्टी बढ़ने पर उनकी भरपाई सरकार करे, समाधान निकालने पर भोपाल में बैठक हो रही है।
परियोजना से आप देखिए, इस परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दतिया और रायसेन, उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा, झांसी और ललितपुर जिले लाभान्वित होंगे ना। या ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठापटक चल रहा है, वहाँ इजराइल और हमास में चल ही रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान व उनकी पत्नी को तोसा खाने मामले में 14 साल की सजा हुई है। देखिए, तोसा खाना मामला क्या है? तोसा एक आप देखिए जगह जो इन्हें कीमती सामान मिलते हैं ना विदेशों से, वो वहाँ जमा किए जाते हैं, तो उसी में भ्रष्टाचार की बात हो रही है। ठीक है। और अदालत ने दोनों पर 10 लाख तक सार्वजनिक पद ग्रहण करने 10 साल तक सार्वजनिक पद ग्रहण करने पर रोक लगाई। जवाबदेही कोर्ट ने दोनों पर अलग अलग 78.7 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। मैंने आप लोगों से कहा था कि अब ये प्रधानमंत्री पद से हटे, अब इनके साथ कुछ भी हो सकता है। भारतीय श्रमिक अगले सप्ताह से इजरायल पहुंचना शुरू कर देंगे। ट्रंप के जवाब में निक्की का मेक अमेरिका नॉर्मल अगेन का नारा। पूर्व राष्ट्रपति की ओर से निक्की हेली को बताया गया युद्ध फैलाने वाली नेता। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। H1 वीजा में धोखाधड़ी रोकने वाली प्रणाली में बदलाव करेगा अमेरिका। लाभार्थी केंद्रित चयन प्रक्रिया समेत अपनाई जाएंगे कई उपाय। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 6 मार्च से शुरू होगा आवेदन। मोदी की यूवी यात्रा से पहले जोरों पर तैयारी है। चलिए, अच्छी। संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब। मालदीव में महाभियोजक हुसैन शमीम पर हमला, सड़क पर चाकू से किया गया हमला, अस्पताल से छुट्टी। चलिए, आप देखते हैं कि पुनर्निर्मित असंवैधानिक, ये आप लोग देख रहे हैं कि माले इसकी राजधानी, यहाँ बुरी स्थिति चल रही है अभी, संघर्ष। दुनिया में सर्वाधिक वेतन लेने वाले मस्क को कोर्ट का झटका। अदालत ने कहा कि कंपनी हित में नहीं है इतना अधिक वेतन, कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं मस्क। अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 दक्षिण कोरिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा बने और कुलालमपुर में राष्ट्रीय महल में आयोजित समारोह में ली शपथ इन्होंने। 1957 में मलेशिया के ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद से दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रणाली के तहत 9 जातीय मलय राजशासकों ने बारी बारी से 5 साल के लिए राजा के रूप में कार्यभार संभाला। मलेशिया में 13 राज्य हैं, लेकिन केवल 9 में शाही परिवार हैं। अब आप देखिए, सुल्तान इब्राहिम ने अल सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद का शाह का स्थान लिया है, जो राजा के रूप में अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने गृह राज्य पहांग का नेतृत्व करने के लिए लौट गए। एक खेल का क्षेत्र है, किस खिलाड़ी से किसका संबंध है ये जरूर याद रखा करिएगा। टेस्ट कैप के लिए रजत और सरफराज में टक्कर। अश्विन नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज, बुमराह चौथे स्थान पर पहुंचे। जय शाह लगातार तीसरी बार चुने गए ACC के अध्यक्ष, एशियाई क्रिकेट परिषद के। श्रीकांत मंजूनाथ थाईलैंड मास्टर्स के दूसरे दौर में पहुंचे हैं। ओलंपिक उद्घाटन समारोह में दर्शकों की संख्या घटाई है। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में दर्शकों की संख्या आप देखिए 6 लाख से घटाकर 3 लाख कर दिया है। और 26 जुलाई से को सीन नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा। यह पहला अवसर होगा जब स्टेडियम के बाहर इसका आयोजन किया जा रहा है। अखिल ने जीता कांस्य पदक। उपरेस ओलंपिक कोटा प्राप्त कर चुके अखिल सियोरान ने बुधवार को पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीतकर अपने करियर की दूसरी बार विश्व कप व्यक्तिगत पदक जीता है। विष्णु ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में बनाई जगह। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता विष्णु सरोवरन ने। खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के विजेताओं को दी ट्रॉफी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के समापन समारोह में विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। यूथ गेम्स में आप देखिए, महाराष्ट्र कुल 158 पदक, इसमें 57 स्वर्ण हैं, 48 रजत हैं और 53 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा है। जबकि तमिलनाडु और हरियाणा ने 98 पदक, 38 स्वर्ण, 21 रजत, 39 कांस्य और 103 पदक, 35 स्वर्ण, 22 रजत और 46 कांस्य जीतकर क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। और इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री युवाओं की शक्ति का उपयोग करने और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखलाने के लिए मंच प्रदान करना चाहते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पिछले 13 दिनों के दौरान हमने जो देखा है उससे आप देखिए मुझे बेहद गर्व हो रहा है। खेल हमारी युवाओं की प्रतिभा, समर्पण और अदम्य भावना को गौरवशाली प्रमाण है। मैंने एथलेटिक्स कौशल, खेल भावना और सौहार्द का प्रदर्शन देखा है जिसमें मुझे गर्व से प्रेरित किया है। चलिए, मंजू ने 10 किलोमीटर पैदल चाल में जीता स्वर्ण पदक। पंजाब की मंजू रानी ने राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल में चैंपियन में शानदार प्रदर्शन करते हुए
रसेल ने के दम से जीता अबू धाबी। गत चैंपियन गल्फ जायंट्स को 6 विकेट से हराया। रसेल ने 2 क्रिकेट के बाद खेली तूफानी पारी। ये आप देखिए ILT20 की बात हो रही है। न्यायिक अधिकारियों की गरिमा व प्रतिष्ठा बनाए रखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में वकील को दोषी बताते हुए टिप्पणी की। 3 माह की सजा को अदालत की कार्रवाई समाप्त होने तक घटाया। ऑपरेशन से आंख की रोशनी गंवाने वाले बुजुर्ग को 21 साल बाद न्याय। सुप्रीम कोर्ट का 2 लाख हर्जाना सालाना 12% ब्याज के साथ देने का फैसला। 2 महीने में भुगतान नहीं होने पर 15% की दर से डॉक्टर को देना होगा ब्याज। ये लोक प्रशासन में उत्कृष्टता PM अवार्ड के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई। केंद्र सरकार ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 12 फरवरी कर दी। यह जानकारी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने एक्स पोस्ट में की है। आभासी दुनिया में आप देखते हैं सुरक्षा का सवाल, सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन, ये बातें हो रही हैं, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट, संदिग्ध वेबसाइट और लिंक, मजबूत पासवर्ड, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है ना 6 फरवरी को। फेक वेबसाइटों से बचाया करिएगा। अब आप देखिए अजीत पवार से जुड़े 25,000 करोड़ के घोटाले मामले में क्लोजर रिपोर्ट देख रहे हैं, इसीलिए गए हुए थे वो। केरल में नाबालिग पोती से दुष्कर्म में 111 साल की सजा हुई है। अब आप सोचिए कि हम मतलब किस ओर जा रहे हैं, आप सोच के देखिए इस बात को। हम संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं ना, अगर हकीकत में देखा जाए तो हमारा संस्कार और संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहा है। नेता भले ही अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से ही पॉइंट मिल जाते। अंतरिक्ष से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ कोलंबिया शटल यान। 2003 में आज ही स्पेस शटल कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यह पहला अंतरिक्ष यान था जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था, और इसमें सवार पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सहित सभी 7 की मृत्यु हो गई थी। हेलवेट पैकर्ड ने पेश किया दुनिया का पहला पॉकेट कैलकुलेटर। 1972 में आज ही के दिन अमेरिका कंपनी हेवलेट पैकर्ड ने दुनिया का पहला हाथ में आसानी से पकड़ में आने वाला कैलकुलेटर HP 35 पेश किया। इसकी कीमत उस समय आप देखिए $395 थी। 35 बटन वाला यह कैलकुलेटर जल्द ही पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। 50 वर्ष की उम्र के बाद AK हंगल ने दी थी सिनेमा में शुरुआत। अब प्रसिद्ध अभिनेता AK हंगल का जन्म 1914 में आज ही के दिन सियालकोट अब पाकिस्तान में हुआ था। बचपन से ही अभिनय में रुचि लेने लगे। बड़े होकर दर्जी बने, साथ ही थिएटर से जुड़े रहे। 1966 में 52 वर्ष की उम्र में तीसरी कसम फिल्म से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। 1995 में शोले में उनके द्वारा निभाया गया रहीम चाचा का किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके कुछ अन्य यादगार फिल्मों में नमक हराम, बावर्ची, छिपा रुस्तम, गुड्डी शामिल हैं। 26 अगस्त 2012 को उनकी डेथ हो गई थी। दुर्लभ रेड हैंडफिश पर जलवायु परिवर्तन का असर। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया स्टेट में स्थित समुद्र में तैरती लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड हैंडफिश और समुद्र के बढ़ते तापमान, मानव जनित आवास परिवर्तनों और प्रदूषण के कारण रेड हैंडफिश के जीवन पर संकट लगातार गहरा रहा है। तस्मानिया यूनिवर्सिटी के समुद्री और अंटार्कटिक स्टडीज सेंटर ने जारी रिपोर्ट में कहा है कि समुद्र में से 25 से अधिक दुर्लभ मछलियों को संरक्षित किया जा रहा है। सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में खतरों के प्रति आगाह भी किया। लगातार पढ़ते रहने से मृत्यु का जोखिम होता है कम। स्कूल विश्वविद्यालय में बताया गया प्रत्येक वर्ष जीवन प्रत्याशा में सुधार कर सकता है, शोध लेसेंट में प्रकाशित। NTNU के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन, लेसेंट पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 59 देशों के डाटा की पहचान की, 600 से अधिक लेखों से एकत्रित किए, 10,000 से अधिक बिंदुओं को किया शामिल। 18 साल तक शिक्षा की तुलना आदर्श मात्रा में सब्जियां खाने जैसा है, तो जरूर किया करिएगा मुझे लगता है। और अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने शिक्षा के प्रभाव की तुलना अन्य जोखिमों कारकों जैसे कि स्वास्थ्य, आहार, धूमपान, बहुत अधिक शराब पीने से की है। उन्होंने पाया कि स्वास्थ्य परिणाम समान। उदाहरण के लिए 18 साल की शिक्षा के लाभ की तुलना में आदर्श मात्रा में सब्जियां खाने से की जा सकती है।
लगातार पढ़ते रहा करिएगा। शोधकर्ताओं ने कहा कि स्कूल ना जाना उतना ही बुरा है जितना कि प्रतिदिन 5 या अधिक मादक पेय पीना या 10 साल तक प्रतिदिन 10 सिगरेट पीना। शोधकर्ताओं ने कहा कि जहां शिक्षा के लाभ युवा लोगों के लिए सबसे अधिक हैं, वहां 50 और यहां तक कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अभी भी शिक्षा के सुरक्षात्मक प्रभाव से लाभान्वित होते हैं। नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं सहित टीम ने पाया कि शिक्षा उम्र, लिंग, स्थान और सामाजिक और जनसांख्यिकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना जीवन बचाती। माध्यमिक विद्यालय से स्नातक होने के बाद मरने का जोखिम लगभग 25% कम हो गया है। 18 साल की शिक्षा ने जोखिम को 34% कम कर दिया। शोधकर्ताओं ने शिक्षा के प्रभाव की तुलना में अन्य जोखिम कारकों जैसे कि स्वस्थ आहार, धूमपान, बहुत अधिक शराब पीने से की। उन्हें पाया कि स्वास्थ्य परिणाम समान है। शाकाहार से जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली होती है मजबूत। अनुसंधान क्या रहे? अवसाद रोधी दवा कैटामाइन से मस्तिष्क में मिले सूक्ष्म परिवर्तन। डोपामिन की मात्रा बढ़ने से निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। वहीं असंतुलन में से मरीज में इसके जो नोफीरिया का भी खतरा है। विश्व भर में मिली प्रशंसा व पहचान। हाई डोज कैटामाइन है जानलेवा, ये भी याद रखिएगा। इटली में दिया गया कुत्तों के डीएनए परीक्षण का आदेश। ये आपकी मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी क्या होती है, ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इसमें। ठीक है, धन्यवाद।